ओके बच्चों, वेलकम बैक। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप 1 सुपर कंडक्टर और टाइप 2 सुपर कंडक्टर। देखिए ऐसा था कि शुरू में जब सुपर कंडक्टर्स खोजे गए थे ऑन्स के द्वारा और उसके बाद के लोगों के, तो वो मुख्य रूप से हमारे पास टाइप 1 सुपर कंडक्टर है। लंबा समय बीत गया, 1911 की खोज थी, शुरुआत थी, 1950-52 का समय आ गया। तो फिर क्या हुआ, लैदाउ जिनके बारे में मैंने बात की थी, लैदाउ और विटाली गैजबर्ग, इन लोगों ने मिल करके एक नई थ्योरी डेवलप करना शुरू की, जो कि हालांकि ये थ्योरी जो थी वो 1937 की लैदाउ की सेकेंड फेज ट्रांसफॉर्मेशन की एक थ्योरी थी। उसी का एप्लीकेशन वो लोग सुपर कंडक्टर्स पर कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ सम न्यूली डेवलप्ड सुपर फ्लूइड थ्योरी। तो उस थ्योरी के माध्यम से पहली बार इस बात को सजेस्ट किया जाता है कि जो सुपर कंडक्टर होते हैं इनमें भी दो प्रकार के होने चाहिए, एक टाइप 1 सुपर कंडक्टर होना चाहिए, एक टाइप 2 सुपर कंडक्टर होना चाहिए। अब जब इस तरह के थ्योरेटिकल प्रेडिक्शंस शुरू हो गए तो फिर एक्सपेरिमेंटिस्ट लोगों ने भी अपनी कमर कस ली और उन सुपर कंडक्टर्स को ऑब्जर्व करने की प्रयास करना शुरू किया और आखिर में आगे जा कर के उन्होंने उस तरह के सुपर कंडक्टर को डिस्कवर भी किया। तो इस तरह से लैदाउ की उस थ्योरी के बाद से जिसको कि GL थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं, गैजेनबर्ग लैदाउ थ्योरी फॉर द सुपर कंडक्टिविटी, उसने एक नए तरह के सुपर कंडक्टर्स की भूमिका बनाई कि एक आधारशिला रखी, जो कि एक तरह से हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर कहलाते हैं। जो हम देखते हैं क्या है, तो हम देखते हैं कि द मैग्नेटिक फील्ड ओवर सुपर कंडक्टर्स एंड क्रिटिकल टेम्परेचर आर टू इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपर कंडक्टर। यानी कि किसी सुपर कंडक्टर के ऊपर कितनी मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है और आपने उसको कितना टेम्परेचर ठंडा कर रखा है, ये दो महत्वपूर्ण मानक होते हैं किसी सुपर कंडक्टर को परिभाषित करने के, उसके गुणों को समझाने रखने के लिए। इन द प्रेजेंस ऑफ लार्ज मैग्नेटिक फील्ड द सुपर कंडक्टर ब्रेक डाउन, यानी कि नॉर्मल स्टेट में चले जाते हैं। हमने कल जो लेक्चर, इसके पहले जो लेक्चर था उसमें मैंने बताया था आपको, इसे ये वाला डायग्राम देखो, अगर आपने किसी मटेरियल के ऊपर इस क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा की मैग्नेटिक फील्ड लगा दी तो वो नॉर्मल स्टेट में शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि किसी भी लिहाज से अब वो सुपर कंडक्टर नहीं रह जाएगा। यही एक लाइन आखिर में आपने लिखी है यहाँ पर कि इन द प्रेजेंस ऑफ लार्ज मैग्नेटिक फील्ड द सुपर कंडक्टर ब्रेक डाउन। सुपर कंडक्टर ब्रेक डाउन होने का मतलब सुपर कंडक्टर अपनी सुपर कंडक्टिविटी खो देता है और ट्रांजिट कर जाता है नॉर्मल स्टेट में। सो टू पॉसिबिलिटीज़ आर देयर। इस तरह से हमारे सामने दो तरह की संभावनाएं हैं। पहला संभावना जिसको कि सामान्य रूप से हम टाइप 1 सुपर कंडक्टर कहते हैं, जो कि शुरुआत से हमारे सामने थे। सुपर कंडक्टर जो खोजे गए वो टाइप 1 टाइप के ही थे। सुपर कंडक्टिविटी अब्रप्टली डिस्ट्रॉयड एट H बराबर HC। जैसा कि हमने देखा कि द मोमेंट आप उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड को एक क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा किए, एकदम से उसका सुपर कंडक्टिविटी लॉस हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो, आपने मैग्नेटिक फील्ड रखा तो उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन है। द मोमेंट आप HC तक पहुँचे, एकदम से उसका मैग्नेटाइजेशन 0 हुआ और उसके अंदर का ये जो हिस्सा है सुपर कंडक्टर, और ये है नॉर्मल स्टेट। तो इसका मतलब एक बिल्कुल क्रिटिकल वैल्यू के बाद इंस्टेंटली मटेरियल नॉर्मल स्टेट में शिफ्ट हो जाता है, यानी कि एकदम से अपनी सारी सुपर कंडक्टिविटी खो देता है। तो यहाँ पे लिखा सुपर कंडक्टिविटी एब्रप्टली, यानी यकबयक अचानक से H बराबर HC करते ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। दिस इज़ द फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। अगर फेज ट्रांजिशन की थ्योरी की बात करें तो इस तरह की घटना फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन की जैसी मिलती जुलती है। शो बाय द प्योर स्टेट ऑफ मेटल्स लाइक मरकरी, लेड एंड एल्यूमिनियम, यानी कि ये जो सुपर कंडक्टिविटी होती है ये ऐसे मटेरियल्स के द्वारा दिखाई जाती है जो कि अपनी शुद्धतम अवस्था में होते हैं। ऐसे प्योर एल्यूमिनियम ले लो, लेड ले लो, मरकरी ले लोगे, तो उनमें हम देखेंगे कि इस तरह से एब्रप्ट सुपर कंडक्टिविटी वाली स्थिति होती है, यानी कि टाइप 1 टाइप के होते हैं और ये परफेक्टली ओबे माइजनर इफेक्ट को पूरी तरह से फॉलो करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसे सुपर कंडक्टर्स को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रख करके फिर उनको सुपर कंडक्टर बनाओगे तो जितनी मैग्नेटिक लाइनें होंगी वो सब इस मटेरियल से बाहर ढकेल दी जाएंगी। माइजनर इफेक्ट यहाँ पूरी तरह से फॉलो होता है। अब जो क्रिटिकल टेम्परेचर है उसकी वैल्यू लो होती है, इसीलिए ऐसे सुपर कंडक्टर्स को डिस्ट्रॉय करना आसान होता है। मतलब ये जो HC की वैल्यू है ये कम होती है, तो अगर आपने इतनी HC की वैल्यू लगा दी इस मटेरियल के ऊपर तो ये मटेरियल कभी सुपर कंडक्टर नहीं बनेगा। तो चूँकि इनकी सुपर कंडक्टिविटी छीनना इनसे आसान होता है बाय अप्लाइंग अ लार्ज मैग्नेटिक फील्ड,
बहुत लार्ज भी नहीं, इसीलिए इनको सॉफ्ट कहते हैं। सॉफ्ट का मतलब ये टच करने में सॉफ्ट नहीं होते। सॉफ्ट मीन जैसे आप कहते हैं ना फेज इस्तेमाल करते हो, अरे बड़ा बड़ा मुलायम किस्म, बड़ा 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 कमज़ोर इंसान है। कमज़ोर इंसान सॉफ्ट मतलब होता है ना सॉफ्ट हार्टेड, जो कि दूसरों का दुख देख के एकदम से पिघल जाए, जल्दी से ब्रेक डाउन कर जाए। थोड़ा सा कोई परसू कर ले कोई भिखारी तो बड़ी जल्दी से वो उसको, ऐसा समथिंग सॉफ्ट इन दैट सेंस, बिहेवियर वाइज सॉफ्ट। तो ऐसे मटेरियल होते हैं जिनका क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड कम होता है, इसीलिए थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड आपने लगाई, इतनी मैग्नेटिक फील्ड लगाई और ये मटेरियल अपनी सुपर कंडक्टिविटी आपको मतलब डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इसीलिए इनको सॉफ्ट सुपर कंडक्टर कहते हैं। अब ये लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर भी कहे जाते हैं क्योंकि ऐसे सुपर कंडक्टर में क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है, यानी कि वो टेम्परेचर जब ये नॉर्मल स्टेट से सुपर कंडक्टर बनते हैं वो 0 केल्विन से 10 केल्विन के बीच में होता है। तो इसी केल्विन के रेंज में ही वो सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं। BCS थ्योरी के द्वारा इनको समझाया जा सकता है। BCS थ्योरी ऐसे सुपर कंडक्टर के लिए बनाई गई थी और लिमिटेड टेक्निकल एप्लीकेशन, चूँकि इनका क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड कम होता है तो हमारे लिए बहुत काम के नहीं होते और इनको ठंडा भी बहुत करना पड़ता है, तो इनका टेक्निकल एप्लीकेशन, इंजीनियरिंग एप्लीकेशन बहुत नहीं है, कम ही है। तो अब आते हैं दूसरा टाइप 2 सुपर कंडक्टर। भाई जो टाइप 2 सुपर कंडक्टर होते हैं इनके अंदर क्या होता है, हैज़ 2 क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। तो खास बात देखो यहाँ बिल्कुल वैसा ही कर्व है, वाई एक्सिस मैग्नेटाइजेशन का है, एक्स एक्सिस क्रिटिकल, एक्स एक्सिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का है। तो जैसे ही आप बाहर से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते हो उनका मैग्नेटाइजेशन बढ़ता है और एक वैल्यू पे आ करके बिल्कुल 0 नहीं होता बल्कि वहाँ से एक्सपोनेंशियल तरह से घटना शुरू करता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक प्योर स्टेट होती है, प्योर सुपर कंडक्टर होता है। उसके बाद फिर ये जो इसकी मैग्नेटाइजेशन है एकदम से 0 ना हो करके धीरे धीरे घटते 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 एक दूसरे क्रिटिकल वैल्यू पे जाके 0 होती है। अब जब तक मैग्नेटाइजेशन 0 नहीं हो सकता हम उसको सुपर कंडक्टर मानेंगे। तो ये भी इसकी सुपर कंडक्टिंग स्टेट है, ये भी सुपर कंडक्टिंग स्टेट है, यहाँ से नॉर्मल स्टेट शुरू हुई। तो यानी कि ये सुपर कंडक्टर Hc2 के बाद से नॉर्मल में कन्वर्ट होगा। हालांकि इस सुपर कंडक्टिंग में ये प्योर स्टेट होती है, वॉर्टेक्स स्टेट होती है, लेकिन फिर भी ये सुपर कंडक्टर इतनी दूर तक इस Hc2 तक से भी सुपर कंडक्टर बना होता है, उसके बाद ये नॉर्मल स्टेट में कन्वर्ट होता है। तो ये वैल्यू देखो ज़्यादा है, ये रेंज काफ़ी ज़्यादा है। जबकि टाइप 1 में क्या था, इतनी ही दूरी पे, इतनी ही Hc की वैल्यू पर ये मटेरियल पूरी तरह से अपना मैग्नेटाइजेशन लॉस कर देता है, अपनी सुपर कंडक्टिविटी को लॉस कर देता है। तो यहाँ पर ये दो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड का होना एक स्ट्रांग बात थी। तो इसलिए लिखा है कि हैज़ 2 क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड्स Sc1 Sc2, इन इट द मटेरियल लॉसेस द सुपर कंडक्टिविटी, ऐसा होना चाहिए, इन इट द मटेरियल लॉसेस द सुपर कंडक्टिविटी ग्रेजुअली। यानी कि यहाँ पर एब्रप्टली ऐसे नहीं मैग्नेटिक फील्ड के साथ सुपर कंडक्टिविटी ख़त्म होती है, बल्कि सुपर कंडक्टिविटी रहती है और फिर धीरे धीरे एक हायर मैग्नेटिक फील्ड पे जाकर के ख़त्म होती है। तो ऐसे मटेरियल एकदम से बड़ी आसानी से आप इनका सुपर कंडक्टिंग बिहेवियर नहीं छीन सकते हो। दे आर द हार्ड इन नेचर। तो यह लिखा है दीज आर द कॉल्ड द हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। इनका एक और नाम है हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर, क्योंकि इनके लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो 10 केल्विन से ज़्यादा होता है। पार्शली ओबे द माइजनर इफेक्ट। अगर हम माइजनर इफेक्ट इसमें देखें तो चूँकि ये स्टेट शुरू होती है तो ये स्टेट क्या करती है, पूरी तरह से मैग्नेटिक लाइन को अपने से बाहर नहीं खींचने देती। तो अगर आपके पास इस तरह का मटेरियल था तो ये क्या करता है, मटेरियल सुपर कंडक्टर अपने अंदर कुछ मैग्नेटिक लाइनें ट्रैप कर लेता है। तो उन मैग्नेटिक लाइन को जहाँ ट्रैप करता है उन्हीं को ही हम वॉर्टेक्स कहते हैं। तो खैर टेक्निकलिटी की बात है, तो इनको हम हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर कहते हैं। ये पार्शली ओबे माइजनर इफेक्ट। तो आप टाइप 1 और टाइप 2 में तुलना करते रहिएगा। ड्यू टू द लार्ज क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड दीज मटेरियल्स आर very useful for the superconducting electromagnet to produce large magnetic field। तो ऐसे मटेरियल्स जो होते हैं, ऐसे सुपर कंडक्टर है, इनका एप्लीकेशन के तौर पर अगर हम चाहें कि हम ऐसे मटेरियल के सुपर कंडक्टर, इनके ऐसे मटेरियल का सुपर मैग्नेट बनाएं तो वो हम बना सकते हैं, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड हम इनसे प्राप्त कर सकते हैं। ड्यू टू लार्ज Hc2 इनको हार्ड सुपर कंडक्टर कहते हैं। हार्ड इन सेंस की आपको Hc2 के बराबर जा करके मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा ऐसे मटेरियल की सुपर कंडक्टिविटी को ख़त्म करने के लिए, जो कि बहुत मुश्किल होता है। और BCS थ्योरी
इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। हालांकि फिलिप एंडरसन ने इसके बारे में कुछ थोड़ा थ्योरेटिकल उन्होंने काम किया था, बट उससे बहुत कुछ उस तरह का फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब फ़ायदा इन सेंस एक थ्योरी तो है, कुछ हद तक तो मार्गदर्शन करती है, बट अभी भी 2022 की बात कर रहे हैं, 23 आने वाला है, बात कर रहे हैं, तो आज भी हमारे पास इसके लिए कोई ऐसी पुख्ता BCS टाइप थ्योरी टाइप हमारे पास कोई थ्योरी नहीं है जो कि इन हाई टेम्परेचर टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स के बारे में हमें कुछ बता सके अच्छी तरह से। अब आते हैं हम हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर, जैसे टाइप 2 सुपर कंडक्टर जिनको हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर कहते हैं। इनमें अब देखो, इनको हाई टेम्परेचर क्या कहते हैं। हाई टेम्परेचर सुनते ही हमें मन में दिमाग में अच्छा लगता है 100-200 केल्विन की डिग्री की बात हो रही है। नहीं भाई, हाई टेम्परेचर तुलनात्मक, देखो हाई लो तो तुलनात्मक होता है। हमने कहा कि पहले सुपर कंडक्टर -269 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करने पर सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं, तो -269। अब हम कह रहे हैं कि अब हम सुपर कंडक्टर बना रहे हैं जो -200 केल्विन तक डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करके ही सुपर कंडक्टिविटी शो कर देते हैं। तो आपने -269 तो बहुत कम हो गया, उससे आप कहाँ तक आ गए, -200 केल्विन तक। तो आपने करीब 69 डिग्री सेंटीग्रेड तक का रास्ता तय कर लिया है। तो आपको -200 जल्दी आप प्रोड्यूस कर सकते हो बजाय -269 डिग्री सेंटीग्रेड के। चूँकि इस टेम्परेचर पर ये मटेरियल सुपर कंडक्टिविटी शो कर रहे हैं, इसीलिए इनको हम तुलनात्मक रूप से हायर टेम्परेचर के सुपर कंडक्टर कहते हैं। तो इनका हाई का मतलब ये नहीं कि 200-600 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब तुलनात्मक रूप से थोड़ा ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे देखो, फर्स्ट सुपर कंडक्टर्स वॉज डिस्कवर्ड एट इस केल्विन पर, इनको हम लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर कहते हैं। हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर शोइंग द सुपर कंडक्टिविटी अबव 77 केल्विन, जो कि लिक्विड नाइट्रोजन, सॉरी इसमें लिखना चाहिए लिक्विड नाइट्रोजन, जो कि लिक्विड नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ऐसे सुपर कंडक्टर लिक्विड नाइट्रोजन में डुबाने से सुपर कंडक्टिविटी शो करना शुरू कर देते हैं। शुरू में क्या था, ऐसा हुआ था कि जो मुलर और उनके गुरुजी जो थे, वो लोग नए सिरेमिक खोजे गए थे, नए एलिमेंट खोजा गए थे, सिरेमिक जो कहते हैं। तो सिरेमिक की स्टडी कर रहे थे IBM लैब में। वहाँ पर उन्होंने 1986 में देखा कि सिरेमिक को अगर हम ठंडा करना शुरू करें तो एक ऐसी लिमिट आती है कि जब वो ठंडे हो जाते हैं और सुपर कंडक्टर की तरह से बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था, इतना बड़ा ब्रेक थ्रू था कि 1986 में डिस्कवरी होती है और 1987 में जो नोबेल पुरस्कार घोषणा होती है, उनमें उन दोनों लोगों को पुरस्कार दे दिया जाता है। तो आप इसको ऐसे समझ लें कि ये सबसे तेज़ी से किसी डिस्कवरी को अगर पुरस्कार दिया गया, नोबेल जैसा पुरस्कार, तो उनमें ये आता है। एक साल के अंदर ही इसको पुरस्कृत कर दिया, क्योंकि इतना इम्पॉर्टेंट ये डिस्कवरी थी, इसने इतनी ज़्यादा बड़े तरीके से चीज़ें खोल दी इंसानों के सामने, फिजिसिस्टों के सामने, कि इसको पुरस्कृत करना बड़ा ज़रूरी था, एक तरह से हमने समझा। तो उन्होंने क्या कंसिडर किया था, उन्होंने बेरियम, लैंथेनियम जो कि रेयर अर्थ एलिमेंट होता है, कॉपर ऑक्साइड को लिया, इस तरह का एक सिरेमिक लिया और देखा कि 35 केल्विन तक टेम्परेचर तक वो ठंडा होने पर सुपर कंडक्टिविटी शो कर देता है। फिर जैसे डिस्कवरी होती है तो उसका देखा देखी और भी लोग इसी दिशा में काम करते हैं और भांति भांति के सिरेमिक हमारे सामने आने शुरू हो जाते हैं। मुख्य रूप से शुरुआती सिरेमिक जो थे उसमें रेयर अर्थ एलिमेंट सब में रहते थे। फिर कुछ लोगों ने रेयर अर्थ से हटकर कुछ और तरह खोजा और आज की डेट में हमारे पास कई इम्पॉर्टेंट फैमिलीज़ हैं जो कि हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर के रूप में हम जिनकी स्टडी कर रहे हैं। तो मेन क्लास जो होता है वो कॉपर ऑक्साइड का होता है, जिसमें कि दूसरे मेटल मिलाए जाते हैं, जैसे रेयर अर्थ बेरियम कॉपर ऑक्साइड जिसको ReBCO कहते हैं, या ट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड जिसको YbCO कहते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला इसको बिस्को कहते हैं, जिसमें बिस्मिथ, स्ट्रॉन्सियम, कैल्शियम, कॉपर ऑक्साइड। तो ये जो बिस्को फैमिली है, ये ऐसी फैमिली इसमें ना एट्रियम है और ना इसके अंदर कोई रेयर अर्थ एलिमेंट है, लाइक जैसे यहाँ लिथेनियम है। तो बिस्को फैमिली खास बात क्या होती है, बिस्को फैमिली वो पहली एक तरह से हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर थे जिनमें कि आपको किसी तरह का कोई रेयर अर्थ एलिमेंट नहीं मिल रहा था।
तो बिना रेयर अर्थ एलिमेंट की ये फैमिली बनी थी। बहुत ज़्यादा इसके बारे में कुछ कहना नहीं, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर इतना ही है यहाँ पर। एप्लीकेशन की बात करें, देखो बच्चों, एक तकनीक होती है मैग्नेटिक लेविएशन, जिसमें कि चुंबकों के ट्रैक पर चुंबक लगाए जाते हैं। रेलवे जो ट्रैक होता है उस पर चुंबक लगाए जाते हैं। और ये जो देखो यहाँ पे देखो, जरा जूम करके मैं दिखाता हूँ। ये आपका ट्रेन है, ठीक है। ट्रेन के नीचे नॉर्थ चुंबक लगे हैं, इधर पटरी पर भी नॉर्थ है, ऐसे ही इधर भी नॉर्थ है और इधर भी नॉर्थ है। तो इससे क्या होता है कि दोनों नॉर्थ एक दूसरे को रिपल करते हैं। रिपल करने की वजह से ट्रेन की बोगी जो होती है ये अपनी जगह से उठ जाती है। यानी कि यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई करते हो। और अब जितना अच्छा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ अप्लाई होगा, ये ट्रेन उतनी ऊपर उठेगी और फिर जैसे इसमें थ्रस्ट लगता है ये आगे बढ़ती है और बहुत हाई स्पीड से चलती है। तो एक तरह से जो हाई स्पीड ट्रेनें हैं, बुलेट ट्रेन जैसी जो स्थिति है, उसमें इसी तरह की टेक्नोलॉजी को हम यूज करते हैं। इसे कहते हैं मैग्नेटिक लेविएशन, मतलब मैग्नेटिक रूप से उठ जाना। अब इसमें क्या है, आज की डेट में हम लोग इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। चुंबकीय परमानेंट मैग्नेट तो नहीं कर सकते, इनके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट इस्तेमाल करते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इस्तेमाल करने की वजह से जो टेक्नोलॉजी है थोड़ी महंगी होती है, उसका रखरखाव महंगा होता है, उसके लिए एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम इन चुंबकों को सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के चुंबक से कन्वर्ट कर दें, उनसे रिप्लेस कर दें, तो सुपर कंडक्टर जो होते हैं वो थोड़ी जगह मटेरियल बहुत छोटे भी होंगे, मैग्नेट छोटे होंगे, और वो छोटे मैग्नेट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से मैग्नेटिक लेविएशन की जो घटना है बहुत आसान हो जाएगी। तो अब भविष्य है ये, हम लोग देख रहे हैं कि सुपर कंडक्टर्स को अगर हम इस तरह के स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने में इस्तेमाल करें, तो फिर हम कम एनर्जी कंज्यूम खर्च करके ज़्यादा अच्छे इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं। एक और टेक्नोलॉजी देखो, जैसे बच्चों आप लोगों ने सुना होगा एक MRI टेक्नोलॉजी होती है, जिसमें कि जैसे ये MRI मशीन है, तो इस MRI मशीन असल में सोलेनॉइड होता है। MRI मशीन, इसके अंदर जब करंट फ्लो करती है तो इसके अंदर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इस मरीज को इस मैग्नेटिक फील्ड में लिटाया जाता है, तो उससे क्या होता है, जो ब्लड है उसमें और जो मैग्नेटिक फील्ड्स में इंटरेक्शन होता है और उसकी इमेजिंग होती है। तो इस तरह से ब्रेन के हिस्से में कुछ एनोमली है, कुछ गड़बड़ी है, जो भी कुछ है उसका हम एक बिल्कुल सही स्टडी कर ले जाते हैं। अब ये जो इमेज है, इमेज कितनी क्लियर होगी ये इस बात पे डिपेंड करेगी कि आपने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस किया है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हाई कंट्रास्ट का इमेज प्रोड्यूस करता है। तो अब अगर हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट सुपर कंडक्टर से यहाँ पर बनाना शुरू कर दें, तो हम ज़्यादा बड़ा मैग्नेट, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यहाँ पर यूज कर पाएंगे, और वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट मतलब जल्दी हमारी हाई कंट्रास्ट की इमेज बना लेगा। शुरू में जो MRI 1977 में जब शुरू हुई थी तो बड़ा लंबा समय लेता था, 6-6 घंटे तक लगते थे, एक मरीज को लेटे रहना पड़ता था इस मशीन के अंदर इमेज बनाने में। लेकिन आज जब हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी हो गई, कंप्यूटर हो गए हैं, तो हम कुछ आधे घंटे में ही ये सारा काम कर लेते हैं। लेकिन और अच्छा अगर उसको कंट्रास्ट करना है और फास्ट करना है इस प्रोसेस को, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की और आवश्यकता है। और उसके लिए कहा जा रहा है कि अगर हम सुपर मैग्नेट हैं, सुपर कंडक्टर से बने हुए मैग्नेट MRI में यूज करें, तो हम ये टेक्नोलॉजी को और अच्छे कर सकते हैं। ऐसे ही स्विचेज़ हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्विचेज़ हैं। कुछ जापानीज साइंटिस्टों ने अभी हाल ही मतलब अभी पिछले 10 साल के 5 साल 7 साल के अंदर ही उन्होंने कुछ ऐसे कुछ प्रोटोटाइप बनाए हैं कि जो स्विच है, जो हमारे नॉर्मल प्रोसेसर की स्विचिंग एक्शन उससे 500 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यानी आज का जो प्रोसेसर हम यूज कर रहे हैं, या आज से 7 साल पहले या 5 साल पहले जो प्रोसेसर यूज कर रहे थे, उससे 500 गुना ज़्यादा फास्ट स्विचिंग एक्शन उनमें होता है। हालांकि वो प्रोटोटाइप है, फुल फ्लेज माइक्रो प्रोसेसर नहीं, जस्ट स्विचेस हैं। इससे क्या कर सकते हैं हम, टेरा फ्लिप फ्लॉप पर सेकेंड वाला जो ऑपरेशन होता है उसको टेरा फ्लिप्स पर सेकेंड वाले ऑपरेशन को 1 ट्रिलियन अरब शायद आई थिंक कहते हैं, खरब फ्लिप पर सेकेंड इससे करा सकते हैं। टेरा फ्लॉप का ये मतलब है। तो हम आने वाली टेक्नोलॉजी, आने वाली जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसमें हम इस चीज़ को देखेंगे कि ये सुपर कंडक्टर्स वहाँ पर भी हमारा फ़ायदा कर रहे हैं। एक एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने सुना होगा, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। तो ये लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर दुनिया की सबसे बड़ी मशीन है, जो CERN में
ऑपरेट कर रही थी, अभी बंद थी, अभी शुरू होने वाली है। तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या किए थे, कोलिजन कराए थे पार्टिकल के, प्रोटॉनों कोलिजन, हेड टू हेड कोलिजन हुए थे, और भी जो हेड्रॉन्स थे उनके मल्टीपल कोलिजन्स कराए गए। अब ऐसा करने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होनी थी, बहुत कुछ इसके अंदर होना था। तो इसके अंदर लोगों ने देखा कि सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स इस्तेमाल किए थे, क्वाड्रुपोल मैग्नेट्स इस्तेमाल किए गए थे, जिसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी बढ़ी और इसका जो कंजम्पशन था, एनर्जी कंजम्पशन था, उसको भी कंट्रोल किया गया। तो इस तरह भी जगहों पे यूज होता है। सुपर कंडक्टर में एक जोसेफ्सन इफेक्ट होता है, उसके ऊपर आधारित एक डिवाइस होती है, इसको सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइस कहते हैं। तो एस हो गया, क्यू यू का क्वांटम का क्यू यू हो गया, इंटरफेरेंस डिवाइस का आईडी हो गया, इसको स्क्विड कहते हैं। ये एक ऐसे सेंसिटिव डिवाइस होती है जिसकी वजह से, जिससे हम बहुत सारे सुपर कंडक्टिव लॉस के ऊपर डेवलप होती है, बहुत सारे नए नए इसके एप्लीकेशन हमने खोजे हैं। डेवलप तो कर लिए गए 1964 में, लेकिन आज की डेट में इसको हम अच्छे से यूज कर पा रहे हैं। ये बहुत ही सेंसिटिव चेंज जो मैग्नेटिक फील्ड का होता है उसको देख सकता है, बहुत कम बदलाव जो हो सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, उसको हम स्क्विड के सहारे देख सकते हैं। इतना कम कि अब इसमें एक थ्योरी ये कहती है कि जब हमारा दिमाग काम करता है, जब हम सोचते हैं, हम जब बात करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, एक्टिव करते हैं अपने दिमाग को, तो दिमाग के अंदर जो खून का प्रवाह होता है उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। अगर किसी तरह से उस मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी कर ली जाए तो हम ये बता सकते हैं कि दिमाग में किन किन हिस्सों में दिक्कत है या क्या क्या उसकी एक्टिविटी में क्या एबनॉर्मलिटी है। एक तो एमआरआई तरीका है जिसमें कि एमआरआई करके आप ब्रेन की इमेजिंग करते हो। एक और तरीका होता है जिसको कि मैग कहते हैं, MEG, मैग टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो मैग टेक्नोलॉजी में क्या होता है, हम स्क्विड से बना हुआ एक कैप पहना देते हैं मरीज को या जिसकी स्टडी कर रहे हैं। मरीज जैसे वो कैप पहनता है और कुछ स्क्रीन पे कुछ देखता है या वो कुछ सवाल का जवाब देता है, तो उसके दिमाग में जो एक्टिविटी हो रही होती है, खून का, ब्लड का सर्कुलेशन, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होता है ब्लड की वजह से, उसको वो स्क्विड जो है डिटेक्ट करते हैं, उसकी एक इमेजिंग बनाते हैं। तो इसको मैग इमेजिंग कहते हैं। तो जो डॉक्टर्स होते हैं, न्यूरोसर्जन होते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, वो MRI की इमेज और ये जो मैग की इमेज है, इनको मिला करके उस मरीज की पूरी तरह से एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा है। अलावा जैसे सेंसिटिविटी को काफ़ी अच्छी होती है स्क्विड की। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जब भूकंप आने वाला होता है, इस तरह की स्थिति होने वाली होती है, जानवर जो होते हैं ना वो बेचैन हो जाते हैं, दे स्टार्ट टू बिहेव एबनॉर्मल बिहेवियर शुरू कर देते हैं। तो कारण ये है कि जो पंछी हैं, परिंदे हैं, ये ऐसे होते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड के चेंज को समझ सकते हैं। तो उनको वो अंदाज़ा लग जाता है कि ज़मीन के अंदर कुछ ऐसा अनहोनी सी होने वाली जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का असर हो रहा है। हम इंसानों के सेंसर्स उतने अच्छे नहीं हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के बदलाव को समझ सकें। तो क्या होता है, अगर हम स्क्विड रख दें, जगह जगह पर कुएं बना के स्क्विड डाल दें, या समुद्र की तली के पास स्क्विड को हम वहाँ पे इंस्टॉल कर दें, तो जैसे ही किसी तरह की ज़मीन के अंदर हरकत होगी, कोई मतलब भूगर्भीय घटना होगी, कुछ अंदर कुछ होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो भी बदलाव होगा उसको स्क्विड पकड़ लेंगे, और इस स्क्विड को पकड़ करके हम कुछ हद तक ये देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है, या प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अभी इस पर तो रिसर्च चल रही है, लोग इस पर काम कर रहे हैं। ओशनोग्राफी में, सेस्मोलॉजी में, भूकंप को प्रेडिक्ट करने के लिए, सुनामी को प्रेडिक्ट करने के लिए, ये सब चीज़ों को प्रेडिक्ट करने के लिए हम इस तरह के इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बच्चों, ये है हमारे पास सुपर कंडक्टिविटी का सेक्शन, यूनिट नंबर जो आपकी आखिरी यूनिट है उसका, और इसमें हम लोगों ने मेजर चीज़ें समझ ली हैं और जितनी हैं। अब इसके बाद मटेरियल नैनो साइंस की चीज़ों को ही शुरू करना है। तो आपके पास ये सुपर कंडक्टिविटी पूरा हो चुका है। इसमें न्यूमेरिकल अगर बनते हैं तो सिर्फ उस क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड के टॉपिक बनते हैं, वो मैं आपको कराऊंगा ही, वो तो मुझे कराना ही है। ओके, चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।